हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल हमने स्टार्ट किया था बोहर्स पोस्टुलेट क्या होते, बेसिक बातें पढ़ी थी, कैसे कैसे क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते थे, वो सारे किए थे। आज हम पढ़ेंगे बोहर पोस्टुलेट्स का यूज करके ऑर्बिट की रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सारे हमें डिस्कस करने हैं। अगर आज आपको ये सारे समझ में आ गए, इसमें से कोई क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी है, लिख लो। तो सबसे पहली बात है, बोहर के दो पोस्टुलेट थे जो मुझे पता होना चाहिए। पहले का फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दूसरा था एंगुलर मोमेंटम का, ये आपको याद होने चाहिए। एन क्वांटम नंबर 1 2 3 पता है। अगर मैं निकालना चाहता हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब आर का फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो सुनना ध्यान से। आर का फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों लिख लेंगे। आर का फॉर्मूला चाहिए तो सेकंड वाले फॉर्मूले से वी निकाल लो। आर अगर निकालना है तो वी निकाल लो, वी अगर निकालना है तो आर निकालो, करवाऊंगा मैं। तो मुझे रेडियस निकालनी है, यहां से वी निकाल लो। तो सेकंड से वी क्या आया, NH अपॉन में 2 पाई MR, M और R को नीचे ले आओ, ठीक है। फर्स्ट एम्प्लाइज, फर्स्ट में जरा ये पुट करो, KZ E स्केयर अपॉन R स्केयर M बाई R V स्केयर, V स्केयर होगा N स्केयर H स्केयर 4 पाई स्केयर M, इसका स्केयर करना है, ये हो गया। इस R स्केयर से ये R स्केयर कैंसिल, एक M से M कैंसिल। अब इस R को ऊपर ले आओ, N स्केयर H स्केयर 4 पाई स्केयर M KZ E स्केयर। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एक नंबर का क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है, राइट द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन H एटम। हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो H एटम के लिए Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो R क्या आ जाएगा, N स्केयर H स्केयर 4 पाई स्केयर M के Z को 1 कर दो E स्केयर, खत्म। बात समझ में आ गई। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाए, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, बहुत काम आने वाला, आगे भी आने वाला, तो याद कर लो इसको, ठीक है। K कूलम्ब कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, H एटम के लिए। बात समझ में आ गई, ओके। अब यहां देखा जाए, H कांस्टेंट है, 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, ये भी सब कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां अगर देखा जाए, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो R मेरे पास आ जाता है, यहां से ये R मेरे पास आ जाएगा 0.53, ठीक है। और क्या बचेगा, N स्केयर बाई Z है ना, यहाँ पे N स्केयर और Z सब सोल्व कर दिया हमने, एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम में डॉट ऊपर आती है, एंगस्ट्रम मतलब 10 की पावर -10। ये भी आप लोग लिख सकते हो, राइट द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन H एटम, ये भी लिख सकते हो। और सुनो, फॉर H एटम अभी आपने बताया Z इक्वल टू 1, तो R N कर दो, Nth के लिए है तो 0.53 N स्केयर एंगस्ट्रम, ये लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जनरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि रेडियस का फॉर्मूला लिखो, ठीक है भाई। अब इतना हमने कर दिया, ये बातें समझ में आ गई, रेडियस की एक्सप्रेशन हमने कर ली, याद भी आप कर लेंगे, बड़ा ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बोहर के लिए मैंने आपको बताया nth ऑर्बिट की रेडियस आई 0.53 N स्केयर एंगस्ट्रम आई। क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का तो ये आ गया, Z को हमने 1 कर दिया, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N इक्वल टू 1, तो ये हो गया 0.53, N1 हो गया एंगस्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस याद कर लो, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 5.3, 10 से डिवाइड -11, ये -10 तो होता ही है, ये भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात, घबराने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे,
फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑर्बिट ऑफ एच एटम। ये सवाल आ गया मान लो 2 नंबर में, क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। n इक्वल टू 2 ये होता है सेकंड लेवल, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड लेवल फर्स्ट एक्साइटेड। n इक्वल टू 3 थर्ड लेवल सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 3 तीसरा लेवल है, लेकिन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि पहली ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड के बाद दूसरा फर्स्ट एक्साइटेड कहलाएगा, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, नोट कर लेना। ऐसी टाइप से n इक्वल टू 4 के लिए फोर्थ लेवल लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो यहां पे दे रखा है सेकंड एक्साइटेड, तो सेकंड एक्साइटेड का मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1 ग्राउंड, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड, n इक्वल टू 2 से फर्स्ट एक्साइटेड। इसका मतलब n का जो नंबर होगा एक्साइटेड उससे कम होगी, तो सेकंड एक्साइटेड या 3 के लिए n का जो नंबर होगा एक्साइटेड उससे कम, या फिर यूं याद कर लो जो भी एक्साइटेड लेवल है उसमें 1 जोड़ दो वो n होगा। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रम, 0.53 n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.539 एंगस्ट्रम का मतलब ये होता है 9 3 27, 2 9 5 45 और 2 47, ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई, रेडियस क्या बनेगी 4.77, और ये भी बात समझ में आ गई। ये सवाल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अब इसी में कुछ सवाल कंपैरिजन के आ जाते हैं। क्या? इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H atom is R0, what is the radius of third excited state of H atom? अब वही सवाल है, देखो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन N1 हो गया, थर्ड के लिए क्या होगा 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रम। ये फॉर्मूला आपको पता है ना आप लोगों को? ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रम, यही पता है, n को 1 कर देते हैं, वैल्यू तो पता है ना आपको। थर्ड में ये होता है, तो थर्ड में क्यों ना हम 3 का स्क्वायर कर दें। अगर मैं डिवाइड करूं R3 बाई R0, R3 बाई R1 या R0 एक ही बात है, इन दोनों को डिवाइड करो 0.53 इंटू 9, 0.53 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया 9, R3 इक्वल टू 9 R0। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है, ये लिखो वैल्यू लिखो, थर्ड दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ गया। इसी में कई बार हाइड्रोजन के अलावा दूसरा ऑर्बिट आ जाता है, घुमा देते हैं, कैसे? इफ रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ H एटम इज 5.3 10 की पावर -11 मीटर, फाइंड रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम डबली पॉजिटिव आयन। मतलब लिथियम है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 3, 2 निकाल दिए, एक ही बचा। तो इसके लिए सॉल्व करो, तो देखो H एटम के लिए 0.53, और ये पहला ही ऑर्बिट है तो एंगस्ट्रम। लिथियम के लिए अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आ जाए तो ये लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है तो n इक्वल टू 1, और लिथियम के लिए जेड कितना होता है 3, लिथियम के लिए जेड कितना होता है 3। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई।
लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 3, तो ये कितना आ गया आर लिथियम डब्ल्यू पॉजिटिव 0.53, एन की जगह 1 3, तो इसकी रेडियस क्या निकलेगी 0, 3 कम 3, 3 1 जा 3 2, 3 3 7 जा, ये ले लो। तो ग्राउंड स्टेट की रेडियस कितनी आ गई, इतनी आ गई लिथियम के लिए। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए तो जेड पता होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4 5, जेड यूज करो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि बोहर ने कहा था सभी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, कुछ ऑर्बिट पॉसिबल है। कौन कौन सी ऑर्बिट पॉसिबल है, आर एन 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रम, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर मैं 1 2 3 लेके चलता हूं तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और अगर R4 भी लेता हूं 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है जो इन रेशियो में आएंगे 1 4 9 16, सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ ऑर्बिट पॉसिबल है इस टाइप से, 1st 4th 9th 16th, 5 का 25, 6 का 36, ये ऑर्बिट पॉसिबल है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, नेम द पॉसिबल ऑर्बिट्स पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम 1 4 9 16, इस टाइप से आप रेशियो दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, ये भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको और पूछ सकते हैं, फाइंड रेशियो बिटवीन बोहर्स रेडियाई, बोहर्स की जो रेडियस है उसमें रेशियो बताओ, तो रेशियो ये बता सकते हैं, एग्जैक्टली सवाल ये बनेगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो बोहर के सवाल इस टाइप से आ जाए, हम लोग कर सकते हैं। और देखिए बड़े अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बन जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखो, टेकिंग बोहर्स रेडियस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। 53 पिकोमीटर, पिको मतलब 10 की पावर -15, अभी जो सवाल किया था वैसा ही है। फाइंड ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ, ये बोहर्स की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की है, ग्राउंड स्टेट रेडियस ऑफ लिथियम डब्ल्यू पॉजिटिव आयन। तो देखो पिकोमीटर में भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बोहर के लिए कितना हो गया, ये ओनली ये, क्योंकि NB1 ZB1। ठीक है, लिथियम के लिए 53 पिकोमीटर, ठीक है, N1 होगा, Z3 होगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं 3 7 21 2, ये आएगा पिकोमीटर। तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 18 पिकोमीटर बोल सकता हूँ, अप्रोक्स। अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो चारों में से ये सही होगा। ठीक है ना, नियर अबाउट। मान लो ऑप्शन मिल जाए 16 18 20 22, तो 16 तो बहुत दूर है इससे, 18 पास है। इस टाइप से हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, रेडियस के ऊपर इस टाइप के सवाल आ जाए हम लोग कर सकते हैं। अब रेडियस के बाद बात आती है वेलोसिटी की। तो फिर से वही बातें, बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या था, kz E² बटे में R², सेंटीमीटर फोर्स mv²/r फर्स्ट। सेकंड पोस्टुलेट आया था mvr = nh/2π। मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो वेलोसिटी के लिए सेकंड इक्वेशन से r निकाल लो। सेकंड से अगर r निकालता हूं तो nh/2π mv। फर्स्ट में पुट करना kz E² / r² mv²/r, एक r से r
कैंसिल, आर ही पुट करना है, के जेड ई स्केयर बटे आर, आर ये रहा, एन एच 2 पाई एम वी जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया एम वी स्केयर, एम से एम वी से वी। तो यहाँ देखा जाए तो वी क्या आ गया 2 पाई के जेड ई स्केयर बाई एन एच। आई बात समझ में? पहली बात तो ये फॉर्मूले को याद कर लो। दूसरी बात, कॉन्स्टेंट्स को अगर सोल्व करते हैं तो ये आता है 2.2 10⁻⁶, ऊपर जेड नीचे एन मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई ऑर्बिट के अंदर। किस ऑर्बिट में कितनी आई वो देखो, 4h एटम, जेड इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन में आ गई 2.2 10⁻⁶ बाई n। अब यहां देखो n अगर 1 है तो वेलोसिटी ज्यादा, n अगर 2 3 4 रखूंगा तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब Vmax फर्स्ट ऑर्बिट कितनी 2.2 10⁻⁶, और n इन्फिनिटी रखूंगा तो 0 हो जाएगी, nth ऑर्बिट में 0। इसका मतलब डिक्रीज होती जाएगी ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। मान लो आपके पास क्वेश्चन बन जाए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो फॉर्मूला याद रखो, इसको n को 1 रखो, 2 रखो, 3 करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये V1 था, V2 2.2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 1.1 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ गई, हम लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन बाई चांस आ सकता है, या कभी कभार ये पूछ सकते हैं, एक बार आया हुआ सवाल है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी बताओ, तो मेरे ख्याल से बता देंगे, ये भी कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास बात आती है, भाई इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड भी होगा। एक्सपेक्टेड सवाल है बोर्ड के लिए, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब ये चाहिए हमें। तो देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कुछ वेलोसिटी होगी, रेडियस होगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई r बाई वी, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमें पता है, मैंने आपसे कहा था याद कर लेना, रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई k z e स्क्वायर बाई nh। ये बात समझ में आ गई। इसको यहां पुट करते हैं फर्स्ट में, तो t इक्वल टू 2 पाई r, r क्या होता है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, v है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, 2 पाई से कैंसिल, t आ गया n क्यूब h क्यूब 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4। यहां देखा जाए तो z और n को छोड़ दो, बाकी सब कांस्टेंट है, सोल्व करेंगे 1.6 10⁻⁻16 ये वैल्यू आती है, और n क्यूब बाई जेड स्क्वायर सेकेंड। बहुत कम टाइम ले रही है, ठीक है। 4h एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1, और nth ऑर्बिट का तो Tn ले लो, 1.6 10⁻⁻16 और n क्यूब आ गया। ये मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया nth के लिए। एक नंबर का सवाल यहां से ये बन जाता है t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए मान लो आपके पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर t प्रोपोर्शनल टू n, t प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, t प्रोपोर्शनल टू n की पावर 4। तो n क्यूब आएगा, याद कर लो, 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। अब इतनी बात हो गई, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें तो टाइम पीरियड आएगा 1.6 10⁻⁻16 सेकेंड, n को 1 कर देंगे। सेकेंड का निकालें तो 1.6 10⁻⁻16, 2 की क्यूब 8, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6
8 6 48, 4 8 और 4 12। आई थिंक बात समझ में आ गई। इसी टाइप से थर्ड का निकालना आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता लग गया सेकंड एक्साइटेड का मतलब एक ज्यादा, थर्ड। तो 1.6 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 या 81, 81 का डबल 162, 2 16, 27 से 27, 27 और 16 37 से 43। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करना आपको आता है एंड सो ऑन, हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। अब बेटा टाइम पीरियड मुझे समझ में आ गया तो मुझे पता लग गया भाई फ्रीक्वेंसी का पूछ ले तो टाइम पीरियड का डेरिवेशन अगर आपको आ गया तो फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम क्या आया था 1.6 10⁻⁻16 n³/z²। उल्टा कर दो, z²/n³, 1/1.6 10⁻⁻16, तो 10⁻16 ऊपर चला जाएगा, 1.6 नीचे। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.57 10⁻15। समझ गए? 10 ले लो इसको, देखो ये इसकी एक पावर कम कर दो 100, तो डिवाइड करोगे यही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज या पर सेकंड, समझ गए? और z = 1 के लिए, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो ये आ जाएगी, सेकंड निकालनी है तो 2 के क्यूब से डिवाइड कर दो एंड सो ऑन। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो भी घबराना नहीं है, 2π न्यू, 2π से मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपका काम हो जाएगा। 2π 6.57 जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है, 2π से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से टाइम पीरियड अगर निकालना आ गया तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इस टाइप की कोई भी सवाल आ जाए मेरे ख्याल से आप छोड़ोगे नहीं, कर सकते हैं। किसी का रेशियो निकालना आ जाए तो फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट का थर्ड का दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे रेडियस करवाई थी ना 0.53 n²/z, तो मान लो हाइड्रोजन एटम में Z1 हो गया, n की वैल्यू 1 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही टाइम पीरियड में। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक बचता है वो आता है आपका एनर्जी वाला, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर, उसको अच्छे से हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, एनर्जी वाला। उसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह का ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे से नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले उतने कीजिएगा, क्योंकि जब तक 40-50 सैम्पल पेपर आप सोल्व नहीं कर लेते हमारा टारगेट पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि हर सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करने से एक तो आपकी टाइमिंग सेट होगी, 3 घंटे में पूरा करना है, जनरली 2-2.5 घंटे में पेपर पूरा हो जाता है। और हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, उन नए क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी हर नए क्वेश्चंस की। और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, एनसीईआरटी जितनी पढ़ेंगे वहीं से नए क्वेश्चन बनते हैं हर बार कुछ ना कुछ नए। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।